अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जहाज़िब नकवी। पिछले लेक्चर में हम सॉलिड्स को जब पढ़ रहे थे तो हमने सॉलिड्स को कंडक्टिविटी की बेस के ऊपर तीन तरह से क्लासिफाई किया था एनर्जी बैंड थ्योरी को पढ़ते हुए। और वहाँ पे हमने कहा था कि जो सॉलिड्स हैं कंडक्टिविटी की बेस के ऊपर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में। अब इस आगे आने वाले चैप्टर में हम इन्हीं सेमीकंडक्टर्स के बारे में फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम उन सेमीकंडक्टर मटेरियल की एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स दरअसल इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करना और उनको स्टडी करना और इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करते हुए डिफरेंट तरह की डिवाइसेस को क्रिएट करना और डिज़ाइन करना ये इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स दरअसल एक ऐसी साइंस है कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो को और उनको कंट्रोल करके डिज़ाइन कर सकते हैं डिवाइसेस को और उन डिवाइसेस को ऑपरेट करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स दरअसल होते क्या थे, जिसको हमने पहले डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर्स दरअसल हमने कहा था कि ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनकी जो कंडक्टिविटी है वो इन बिटवीन लाई करती है टू दोज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स दरअसल चौथे ग्रुप के एलिमेंट हैं और चूंकि ये चौथे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया कि सिलिकॉन के लिए जो इसका आउटर मोस्ट शेल है, दिस आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। अब जब एक क्रिस्टल को हम देखेंगे वहाँ पर एक एटम की बजाय मिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद होंगे, तो उस क्रिस्टल के अंदर अगर हम देखें तो सिलिकॉन जो है अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा और अपना जो ऑक्टेट है यानी कि जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेबल कन्फिगरेशन होती है किसी भी एलिमेंट के एटम के लिए, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन नॉर्मल कंडीशन जब हम ये कहें कि लो टेम्परेचर के ऊपर दरअसल जो सिलिकॉन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चूंकि सारे के सारे सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब हम ये एनर्जी बैंड थ्योरी को अगर रिकॉल करें तो उसमें हमने इसको कैटेगराइज किस तरह से किया था कि हम अलोंग दी वर्टिकल एक्सिस एनर्जी ले रहे थे और सपोज करो कि ये मेरे पास आउटर मोस्ट शेल की लाइन को जाहिर करिए, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पे ये जो मेरे पास एनर्जी का लेवल्स बनेगा ये सारे का सारा कहलाता था वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड से ऊपर एनर्जी गैप होता था और सेमीकंडक्टर के केस में हमने कहा था ये जो एनर्जी गैप है यहाँ पर, ये एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉलर होता है और ऊपर जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होंगी यानी जो एक एनर्जी बैंड अवेलेबल होगा, इसको हम नाम देते थे कंडक्शन बैंड का। कंडक्शन बैंड दरअसल वो एनर्जी स्टेट्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो कंडक्शन बैंड में लाए करते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कंडक्शन बैंड में लाए करते थे इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर के केस में देखा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब इस केस में इस कंडीशन में हमारे पास जो वैलेंस बैंड है यहाँ पर वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा जबकि जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी रहेगा। सेमीकंडक्टर्स को दो तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो सेमीकंडक्टर्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे कि सपोज करो जैसे सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन के ही एटम्स मौजूद होंगे, तो ऐसा जो क्रिस्टल होगा सिलिकॉन का उसे हम नाम देंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह अगर हम जर्मेनियम को लें तो जर्मेनियम का अगर हम एक क्रिस्टल लें और सारे के सारे उसमें सिर्फ और सिर्फ जर्मेनियम के ही एटम्स मौजूद हों तो इसका मतलब वो भी मेरे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, कि जिसके अंदर कोई दूसरी चीज़ शामिल ना हो। इसी तरह से दूसरे एंड में हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दरअसल ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं कि जिनमें हम कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दें अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स देखें तो सिलिकॉन के ही मौजूद हैं। तो अगर इन सिलिकॉन के साथ उस क्रिस्टल के अंदर हम किसी तरह से
कोई और एटम, किसी और एलिमेंट्स के एटम को ऐड कर दें और वो एटम जो हैं वो सिलिकॉन के साथ कहीं ना कहीं पे बॉन्ड बना लें, यानी इम्प्योरिटी ऐड कर दें एक तरह से, तो ऐसे मटेरियल जो नया हमारे पास क्रिस्टल बनेगा वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, जिनको आगे जाके हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर को। यहाँ पे अगर आप देखें अगेन, तो जो सिलिकॉन है इस पूरे क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के एक पार्ट को दिखाया गया है, क्रिस्टल के एक पार्ट को, कि जिसमें सारे के सारे सिलिकॉन्स ने बॉन्ड क्रिएट करके रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पे सेंट्रल सिलिकॉन के देखें तो इसने साथ वाले सिलिकॉन के साथ एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसका मतलब कुल मिला के अब इस सिलिकॉन के पास इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, विच इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को सपोज करो हम टेम्परेचर देना शुरू कर दें, किसी तरह से हम इसको थर्मल एनर्जी दे दें, तो इसका नतीजा क्या होगा। उस पे जाने से पहले अभी हम इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम को देखें, जिसको अभी पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। तो इस केस में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चूँकि वो हमारे पास इसके वैलेंस बैंड में मौजूद हैं, तो यहाँ पे आपको ये वैलेंस बैंड जो वो कम्प्लीटली फिल्ड नज़र आ रहा है, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसी बैंड के अंदर मौजूद हैं। जबकि इस फॉरबिडन गैप से ऊपर देखिए, जहाँ पे ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है जिसको EC से रिप्रेजेंट किया गया है, ये कंडक्शन बैंड में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है लो टेम्परेचर के ऊपर, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो लो टेम्परेचर के ऊपर उसका जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, कंडक्शन बैंड उसका एम्प्टी रहेगा। और इस हालत में चूंकि यहाँ पर कोई कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये एक्ट करेंगे इंसुलेटर के तौर पे। अब अगर हम थर्मल एनर्जी दे दें तो थर्मल एनर्जी से यहाँ पे क्या होगा। सपोज करो अगर मैं इस रीजन में अगर थर्मल एनर्जी आप दे रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड है सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसको ज़रा सी अगर थर्मल एनर्जी देंगे तो जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स पड़े हुए हैं उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी दे रहे हैं, उनका मोशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड्स के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, एटम्स भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को लेके वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये बॉन्ड जो है यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो होगा क्या कि जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको एनर्जी मिल गई, इसका मतलब वो जंप कर जाएगा कहाँ पे, पहले कहाँ पे था, वैलेंस बैंड के अंदर। अब उसको आपने एनर्जी दे दी है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एक हायर एनर्जी स्टेट में, यानी कि कंडक्शन बैंड में। इसी को यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम में देखें तो यहाँ से देखो एक वाइट स्पेस आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके, चूँकि उसको एनर्जी मिली है, तो वो चला गया है कंडक्शन बैंड के अंदर और अपनी जगह पे स्पेस छोड़ दी है, अपनी जगह पे एक वैकेंसी छोड़ दी है। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड के अंदर, तो इसकी जगह यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ये जो वैकेंसी है इसको हम नाम देते हैं होल का। इसको मज़ीद हम आगे जाके भी अभी डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या चीज़ है। फिलहाल इतना याद रखें कि जब आप एनर्जी देंगे, यानी टेम्परेचर देंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए सपोज करो आप एनर्जी दे रहे हो, किसी भी मैकेनिज्म से अगर आप सिलिकॉन के उस क्रिस्टल को एनर्जी देंगे, तो एनर्जी की वजह से होगा क्या कि चूँकि सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बहुत ही वीक होता है, तो ये वीक बॉन्ड टूट जाएगा और इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ ही साथ वो अपनी जगह में एक स्पेस क्रिएट करेगा जिसको हम होल का नाम देंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए दो चीज़ों को देखा है कि लो टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास जो सिलिकॉन के क्रिस्टल हैं वो सिलिकॉन के जो एटम्स हैं उस क्रिस्टल के अंदर वो सारे के सारे ऑक्टेट कंप्लीट करके रखते हैं और एक्ट करते हैं इंसुलेटर्स के तौर पे। जबकि एलिवेटेड टेम्परेचर पे, इवन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री ही क्यों ना हो, उस पर ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होता है। इसे हम नाम देते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। और इनकी वजह से अब जो सेमीकंडक्टर है वो कंडक्शन शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास कंडक्शन बैंड में आ चुके हैं। सॉरी। अब इससे पहले कि हम रिसेंटली जो हमने स्लाइड डिस्कस की है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और उसकी कंडीशन को डिस्कस कर लिया कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा और लो टेम्परेचर पे क्या होगा। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डिस्कस करने से पहले हमें एक फिनोमेना को देखना पड़ेगा, एक प्रोसेस को देखना पड़ेगा विच इज़ कॉल्ड एज दी डोपिंग। डोपिंग दरअसल क्या है? देखो, जैसे घरों में
हम रोटी बनाते हैं तो उसके लिए आटा गूंदते हैं, और आटे को गूंदने से पहले यानी पानी को मिक्स करने से पहले हम उस आटे के अंदर चुटकी भर नमक डाल देते हैं। अब देखिए, ओरिजिनल चीज़ आपके पास थी आटा, उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में आपने डाल दिया नमक, तो इस आटे के अंदर ये जो नमक की क्वांटिटी है वो बहुत कम है। अब ये दोनों मिक्सचर एक तरह से बन चुके हैं। ये जो मिक्सचर बनेगा, इस मिक्सचर में हम कहेंगे कि असल चीज़ तो आटा थी, प्योर चीज़ तो आटा थी, उसके अंदर आपने जो नमक डाला है चुटकी भर, वो दरअसल जहाँ पर एक इम्प्योरिटी का काम करेगा। अब सेमीकंडक्टर्स के अंदर ये जो डोपिंग है, ये कुछ इसी से ही मिलता जुलता फिनोमेना है कि अगर आपके पास एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल हो और उसके अंदर आप कुछ और दीगर एटम्स को उठा के किसी तरह से मिक्स कर दें उस प्योर क्रिस्टल के अंदर। मिसाल के तौर पे सिलिकॉन का अगर आपके पास एक क्रिस्टल है, उसके अंदर आप मान लो कि फास्फोरस के एटम्स को ऐड कर देते हो, तो ये जो इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड करने का प्रोसेस है, इसे ही हम नाम देते हैं डोपिंग का। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स इनटू द क्रिस्टल ऑफ प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड एज डोपिंग। अब ये नहीं है कि कोई भी एटम उठाओ और आप उसको ये डाल दो सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उसका कोई तुक नहीं बनता। दरअसल हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि हमें पता है जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इनमें ख़ास बात ये है कि इनकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर से कम जबकि इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इनकी इस कंडक्टिविटी को हम अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसी के लिए दरअसल हम डोपिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। यानी डोपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है यहाँ पर। डोपिंग के ज़रिए हम दीगर एटम्स को ऐड करके यहाँ पर जो नया क्रिस्टल बनेगा हमारे पास, उसकी कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम डोपिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो किसी भी तरह के एटम उठा के नहीं फेंक देने इसके अंदर, बल्कि अमूमी तौर पे दो तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को शामिल किया जाता है इन मटेरियल्स के अंदर, या इन प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर। एक इम्प्योरिटी कहलाएगी यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी और दूसरी कहलाती है ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटा का मतलब होता है 5। इसका मतलब अगर आप पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स, जैसे कि सपोज करें फास्फोरस है, अगर आप उस ग्रुप के एलिमेंट्स के कुछ एटम्स जो हैं वो मिक्स कर देंगे प्योर कंडक्टर के साथ, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, तो इसे हम नाम देंगे पेंटावैलेंट डोपिंग का। इसी तरह से अगर आप तीसरे ग्रुप के एलिमेंट, मिसाल के तौर पे जैसे बोरॉन है, उन के एटम्स को अगर आप ऐड कर देंगे प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, तो फिर ऐसी जो डोपिंग है उसको हम नाम देंगे ट्राइवैलेंट डोपिंग का। तो यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि डोपिंग है क्या और डोपिंग किस तरह की हो सकती है। या तो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट ऐड करेंगे या फिर तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करेंगे। जब पांचवें ग्रुप के एलिमेंट ऐड करेंगे तो जो हमारे पास मटेरियल बनेगा, जो नया क्रिस्टल फॉर्म होगा, उसे हम नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। जबकि जब तीसरे ग्रुप के एलिमेंट ऐड करेंगे उसे हम नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। तो जो हमारी इनिशियल स्लाइड थी जहाँ पे हमने कहा था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बेसिकली हैं क्या, तो अब हमें समझ आ चुका है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दरअसल हैं क्या, कि अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर कुछ इम्प्योरिटी के एटम्स ऐड कर दें तो जो आपके पास रिजल्टेंट मटेरियल बनेगा, अब आप उसको नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। और ये दो तरह के हो सकते हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और दूसरे कहलाएंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो अभी हमने जिक्र कर लिया कि डोपिंग किस किस तरह की हो सकती है, पेंटावैलेंट हो सकती है या फिर ट्राइवैलेंट हो सकती है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी है कि पेंटावैलेंट से मुराद क्या है, ट्राइवैलेंट से मुराद क्या है। और इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर पेंटावैलेंट एटम्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो, तो आप एंटीमनी को ऐड कर सकते हो, आर्सेनिक को ऐड कर सकते हो, फास्फोरस को ऐड कर सकते हो। इसी तरह ट्राइवैलेंट डोपिंग के लिए आप गैलियम को ऐड कर सकते हो, एल्यूमिनियम की ऐड कर सकते हो, या फिर इंडियम को ऐड कर सकते हो और बोरॉन को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम जो पेंटावैलेंट डोपिंग इस्तेमाल करेंगे वो फास्फोरस एटम इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो ट्राइवैलेंट डोपिंग है उसमें हम बोरॉन के एटम्स की एग्जांपल को स्टडी करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में अभी तक हमने ये बात कर ली है कि हम अब इम्प्योरिटी के एटम्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे सपोज करो कि अगर मैं पांचवा ग्रुप का एक एलिमेंट उठाता हूँ और उसके एटम्स जो फास्फोरस के एटम्स हैं उनको ऐड करना शुरू कर देता हूँ। अमूमी तौर पे जो यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड होती है वो लाखों की तादाद में एटम्स ऐड किए जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। अगर आपके पास सपोज करो सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स, बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं, तो उसके अंदर चंद लाख फास्फोरस के आप एटम अगर मिक्स करो तो होगा क्या। इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हम सिर्फ एग्जाम्पल जहाँ पे ले रहे हैं एक ही एटम की। सपोज करो अगर आपने एक एटम ऐड किया तो क्या होगा।
पहले फास्फोरस को देख लें जी। तो जो फास्फोरस है उसकी अगर हम वैलेंस शेल में देखें, उसकी आउटर मोस्ट शेल में देखें, तो उसके पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सपोज करो ये एक है, ये दूसरा है, यहाँ पे ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो हमें यहाँ तक ये पता चल गया कि फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, देखो नेचुरली क्या करते हैं कि जितने भी एटम्स हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। अब इस एग्जांपल के केस में देखें तो सिलिकॉन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, जबकि फास्फोरस के पास है 5। इसका मतलब फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, जबकि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। यहाँ पर होगा क्या कि जो फास्फोरस है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, जैसे यहाँ पे देखो तो एक सिलिकॉन का और एक फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन जहाँ पे शेयर्ड हो रहा है, सेम इस तरह यहाँ पे एक फास्फोरस एक सिलिकॉन का, एक जहाँ पे फास्फोरस और सिलिकॉन का, एक जहाँ पे फास्फोरस और सिलिकॉन का। इसका मतलब इस फास्फोरस ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट कर लिए सिलिकॉन के साथ। तो इसके तो 8 पूरे हो गए। तो इसके पास जो 5वां इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ जाएगा? दरअसल वो जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाता है कंडक्शन बैंड के अंदर। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा। इसकी रीज़न क्या है कि देखो जितने आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ाते जाओगे तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं जो उनको अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उनकी जो ग्रिफ्ट है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो एक रिलेटिवली हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसका मतलब अगर सपोज करो मैं यहाँ पर 10 लाख फास्फोरस के एटम ऐड कर रहा था तो मुझे 10 लाख फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब देखो जितने मैं फास्फोरस की इम्प्योरिटी एटम्स बढ़ाता जाऊंगा उतने ही मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएंगे उतनी ही मेरी जो कंडक्टिविटी है मटेरियल की वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। अब इस केस में चूंकि फास्फोरस ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है क्रिस्टल के अंदर तो इसे हम नाम देंगे डोनर इम्प्योरिटी एटम का। इसका मतलब ये डोनेट कर रहा है। सो ऐसा एटम कि जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इस डोपिंग के प्रोसेस के दौरान उसे हम नाम देंगे डोनर का। दूसरी साइड पे अगर हम एग्जांपल देखें बोरॉन की, तो बोरॉन जहाँ पे क्या करेगा, बोरॉन के पास क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है तो सपोज करो ये मेरे पास बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल है तो इसके अंदर हमारे पास होंगे 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब इसी बोरॉन को देखो तो यहाँ पर इन बोरॉन्स की अगर हम क्रिस्टल के अंदर बोरॉन को ऐड करते हैं तो बोरॉन के पास तो थे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसने क्या किया जी एक सिलिकॉन के साथ जहाँ पे शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे शेयर कर लिया, एक यहाँ पे शेयर कर लिया, तो भैया 3 तो हो गए इसके पूरे। इस चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए जहाँ पर देखो तो चौथे सिलिकॉन के एटम के लिए तो इसके पास देने को इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर, जबकि सिलिकॉन के पास तो अपना इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि यहाँ पे जो बोरॉन है दरअसल वो एक्सेप्टर है और सिलिकॉन जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एक तरह से, तो मैं कहूँगा जो सिलिकॉन है मेरे पास वो डोनर का किरदार अदा कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं जितने बोरॉन के एटम्स ऐड करता जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक होल क्रिएट होता जाएगा। अभी बाद में जाके हम डिस्कस करेंगे कि जो होल फर्दर इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये है क्या चीज़। सो इस पूरे डिस्कशन में अगर हम इसको सम अप करें तो एक तरफ जब हमने फास्फोरस का एटम ऐड किया तो हमें मिला एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा जो क्रिस्टल अब मेरे पास बनेगा फास्फोरस के एटम यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से, तो इस नए बनने वाले क्रिस्टल को हम नाम देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का। अब इससे हुआ क्या कि हमारे पास क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट है वो अब फ्लो करेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दरअसल वो करंट के फ्लो का सबब बनेंगे। अगर आपको इस स्लाइड्स के पहले हिस्से में याद हो तो देखो फास्फोरस जहाँ पे तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इस सिलिकॉन के साथ जहाँ पे सिलिकॉन पड़ा होगा, क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन की तादाद जो क्रिस्टल में ज़्यादा है जबकि फास्फोरस की कम है, इस सिलिकॉन के पास भी तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में जी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब ये जो सिलिकॉन है ये वाला सिलिकॉन इस सिलिकॉन के साथ जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करेगा, इस तरह इस सिलिकॉन के ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ पे भी सिलिकॉन के एटम्स पड़े होंगे उनके साथ भी ये बॉन्ड क्रिएट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि सिलिकॉन और सिलिकॉन का जो बॉन्ड है ये वाला ये बहुत वीक होता है।
फास्फोरस और सिलिकॉन का बॉन्ड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है, लेकिन सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ बनने वाला बॉन्ड वीकर है। अगर आप इसको टेम्परेचर देते हो, रूम टेम्परेचर की ही बात क्यों ना करो, तो हमने कहा था ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, यहाँ से सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जिसको एनर्जी मिलती है ये हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, यानी कि ये कंडक्शन बैंड में बेसिकली चला जाएगा। तो भैया ये तो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना तो इसने अपनी जगह पे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी जिसको हम होल का नाम दे रहे थे, और यहाँ पे हम बात कर रहे थे थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की। तो एक तो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिला था, फास्फोरस को ऐड करने से। दूसरा हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे हैं, बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से। तो अब पूरे क्रिस्टल को अगर हम एनालाइज करें तो इसका मतलब ज़्यादा तादाद में कौन होगा, यहाँ पर होल ज़्यादा होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो ये ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि आपने फास्फोरस के इतने ज़्यादा एटम ऐड कर दिए हैं, 10 लाख के करीब। तो अगर वो एटम ऐड किए हैं तो इसका मतलब आपके पास 10 लाख इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो ये जो चार्ज कैरियर जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इनकी तादाद ज़्यादा होगी इस क्रिस्टल के अंदर। सॉरी। तो ऐसे चार्ज कैरियर को हम नाम देते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एन टाइप मटेरियल है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो होल्स होंगे। अब मैं इस होल को चार्ज कैरियर क्यों कह रहा हूँ, उसकी रीज़न है। देखो इसकी एग्जांपल ऐसे समझो, इसकी एक एनालॉजी बिल्ड करते हैं कि अगर सपोज करो मेरे पास धेला भी ना हो, मेरे पास कुछ रुपया भी ना हो, एक मेरे जेब खाली हो, जबकि आपके पास सपोज करो आपके ऊपर 100 रुपये उधार है। तो अगर आपसे कुछ सवाल करे कि भैया हम दोनों में से कौन ज़्यादा अमीर है, क्या वो ज़्यादा अमीर है कि जिसने 100 रुपये किसी का उधार देना है, या वो ज़्यादा अमीर है जिसके पास ना तो पैसे हैं ना ही किसी ने उसका उधार देना और ना ही उसने किसी को उधार देना है। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो उसके कंपैरिजन में जिसने उधार देना है तो उसके कंपैरिजन में तो मैं ज़्यादा अमीर हूँ। सेम इसी एग्जांपल को यहाँ पे फिट करें तो यहाँ पे देखें तो कि जो होल है, होल के पास कुछ भी नहीं है, वो खाली है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। तो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन और होल में से विच वन इज़ मोर पॉजिटिव, कौन मोर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन तो भैया है ही नेगेटिव, इसका मतलब वो नेगेटिव है। होल न्यूट्रल है एक तरह से, मैं कह सकता हूँ, जो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम होल को ट्रीट करते हैं एज पॉजिटिव चार्ज। और जब हम करंट फ्लो को देखेंगे आगे जाके तो फिर हमें समझ में आएगी कि जो होल्स हैं इसकी वजह से करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा होगा। नेक्स्ट पी टाइप। पी टाइप के केस में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो बोरॉन है वो क्या करेगा, एक डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा। अभी हमने जिक्र कर लिया कि जो होल है यहाँ पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है और ये ट्रीट होता है एक पॉजिटिव चार्ज के तौर पे। तो इसका मतलब जितने बोरॉन के एटम्स आप ऐड करते जाओगे उतने होल्स मिलते जाएंगे। अब होता क्या है कि जो क्रिस्टल के अंदर थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन होल्स के जरिए मूव करते हैं। खैर उसका इलेक्ट्रॉनिक करंट को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर आपको समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है और होल्स का करंट क्या है। तो फिलहाल अभी इसको मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ पर। खैर बाकी इसी तरह सिलिकॉन के साथ जो बॉन्ड होगा, सपोज करो यहाँ पर जो सिलिकॉन पड़ा हुआ है उसने यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है, ये सपोज करो ब्रेक हो जाता है अगर, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा और अपनी जगह पे यहाँ पे क्या कर देगा, एक होल क्रिएट कर देगा। तो होल आपको दो तरह से मिल रहे हैं एक क्रिस्टल के अंदर, एक बोरॉन होल क्रिएट कर रहा है, दूसरा थर्मली जनरेटेड होल है। तो ओवरऑल इस क्रिस्टल के अंदर किसकी तादाद ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की या होल की? ऑब्वियसली बात है होल्स की तादाद ज़्यादा होगी। वजह क्या है कि आपने इम्प्योरिटी के एटम्स इतने ज़्यादा ऐड कर रखे हैं। तो पी टाइप मटेरियल के अंदर हम कहते हैं कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, यानी जिनकी वजह से करंट फ्लो करेगा, वो होंगे होल्स, जिनको हम पॉजिटिव चार्ज के तौर पे ट्रीट करेंगे, जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे ये बात याद रखें कि जो चार्ज कैरियर है इससे क्या मुराद है। चार्ज कैरियर से मुराद वो स्पीशीज़ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं कि जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कैरियर का काम करता है। तो यहाँ पर पी टाइप के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो होल्स की वजह से करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स हैं। जबकि जो एन टाइप मटेरियल था उसके अंदर हमने जिक्र कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का किरदार अदा कर